विड्रॉवल इफेक्ट आ जाएगा, सेडिंग हो जाएगी बच्चे किसकी, एंडोमेट्रियम की। और जब एंडोमेट्रियम सेड करेगा तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ब्लीडिंग होगी ना, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो आएगा। फिर आपने कहा सर ओवुलेशन क्यों नहीं हो रहा, ओवुलेशन के लिए बेटा नेचुरल प्रोजेस्टेरोन चाहिए जो जो क्या करवाए, फॉलिकल को ग्रोथ करवाए। समझ में आ रहा है ना, तो आपने कहा इसलिए ओवुलेशन तो नहीं होगा, पर हां आप ये कह सकते हो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कैसा आएगा, एकदम परफेक्ट आएगा। 21 दिन टैबलेट खिलाओ, 7 दिन मत दो, जैसे ही बंद करोगे 2 से 3 दिन में पीरियड आ जाएगा। पीरियड आएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, 5 दिन ब्लीडिंग चलेगी, फिर स्टार्ट कर दो। तो इसका मतलब है कंडीशन बच्चे ये तो बहुत रेगुलर साइकिल हो गया कि पूरा 21 दिन टैबलेट 7 दिन गैप, 21 दिन टैबलेट 7 दिन गैप, हर आपको 28वें दिन क्या आने लगेगा, पीरियड आने लगेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका क्या फायदा हुआ, जिनके पीरियड अभी तक इरेगुलर थे, ओसीपी खाने की वजह से उन सब के पीरियड बेटा क्या आने लग गए, रेगुलर। बात समझ में आ रही है ना जो मैं कह रहा हूं, मैंने जो कहा है आपसे अभी, आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देखना कि बेशक बॉडी में नहीं बन रहे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, नेचुरल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहे, पर क्योंकि मैं टैबलेट के फॉर्म में क्या दे रहा हूं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इसलिए एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन भी होगा और सीक्रेशन भी होगा, तो बेटा सेडिंग भी होगी, मेंस्ट्रुएशन तो आएगा, बस ओवुलेशन नहीं होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो आपने कहा ये सब जो बातें बेटा मैं बता रहा था आपको, किसके बारे में बता रहा था, ओसीपी के बारे में, क्लियर है। आपने कहा सर ओसीपी के बारे में और आप क्या बता रहे थे, एक बार जो बोला है उसको मैं कुछ की पॉइंट्स लिख देता हूं, ठीक है बच्चे। ओके, प्रोलिफरेशन एंड सीक्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम बाय सिंथेटिक हार्मोन ऑफ ओसीपी, क्लियर है। प्रोलिफरेशन भी हो रहा है, सीक्रेशन भी हो रहा है, किसका, एंडोमेट्रियम का। कौन करवा रहे हैं, सिंथेटिक हार्मोन, बेटा कौन कौन से, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो किसमें मौजूद है, ओसीपी, ओरल कंबाइंड सेल्स के अंदर, क्लियर है। और ये बेटा आपने कितना दिन दिए, 21 डेज एंड 7 डेज गैप। इस 7 डेज गैप में बेटा क्या होगा, इन 7 डेज गैप में क्या आ जाएगा, विड्रॉवल इफेक्ट। आपको पता है ये ना बेटा, पीरियड आने का रीजन होता है विड्रॉवल इफेक्ट, हाँ या ना। तो विड्रॉवल इफेक्ट आते बेटा क्या स्टार्ट हो जाएगा, पीरियड, क्या स्टार्ट हो जाएगा, पीरियड, क्या होने लगेगी, ब्लीडिंग, क्योंकि बेटा सेडिंग हो रहा है किसकी, एंडोमेट्रियम की। बट ओवुलेशन नहीं होगा। तो आपने कहा पीरियड तो आएगा, बट बेटा कैसा होगा, एन ओवुलेटरी पीरियड, क्या होगा, एन ओवुलेटरी पीरियड, क्योंकि ओवुलेशन नहीं हुआ, क्योंकि फॉलिकल मैच्योर नहीं हुई। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आपने कहा ठीक है, 7 दिन का गैप रखते हैं, 21 दिन का पिल देते हैं, क्लियर है, क्योंकि हमें विड्रॉवल इफेक्ट को लेके आना है और इसके लिए मुझे रोकना जरूरी है। अगर मैं देता ही रहा तो फिर बेटा क्यों टूटेगी एंडोमेट्रियम। आप रोज खिलाओ 28 दिन, पूरी प्रेगनेंसी की तरह 9 महीने तक नहीं आने वाले पीरियड, क्योंकि बेटा पीरियड तभी आते हैं जब विड्रॉवल इफेक्ट काम करता है, समझ में आ रहा है ना। नहीं तो बनता ही जाएगा, अच्छा होता ही जा, फलती फूलती जाएगी कौन, एंडोमेट्रियम, टूटेगी क्यों, जब हार्मोन मिल रहे हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो बेटा अगर आप ओसीपी के बारे में जानते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओसीपी में 2 हार्मोन्स का काम आते हैं, और 2 बहुत कॉमन ओसीपी हैं जो बेटा हम यूज करते हैं। एक है बच्चे कौन सी, माला एन, और एक है माला डी। दोनों है बेटा, ये माला एन है और दिस वन इज माला डी, क्लियर। आपने कहा ये दिख रहा है ना आपको बेटा, 21 टैबलेट तो बेटा कौन सी है, 21 टैबलेट तो कौन सी है, हार्मोन टैबलेट, बेटा कौन सी है, हार्मोन। और ये जो 7 टैबलेट दिखाई दे रही है, 7, जिसको आपको कब देना है, गैप में, पर कुछ तो दोगे ना गैप में। तो बेटा गैप में मैं क्या दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं फेरस फ्यूमरेट, आयरन देता हूं। तो आपने कहा फेरस फ्यूमरेट, या आयरन फ्यूमरेट भी बोलते हैं,
आई बात समझ में? तो 21 डेज बेटा मैं क्या दूंगा, हार्मोन की टेबलेट, और उसके बाद बेटा मैं 7 दिन दूंगा आयरन की टेबलेट, जिससे कि विड्रॉवल इफेक्ट आ सकता है। और विड्रॉवल इफेक्ट आएगा तभी बेटा हम क्या काम में लेंगे, आंसर है मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। एक बात आप समझ लीजिए, जो माला एन है और जो माला डी है, जो माला एन है वे तो बेटा गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह फ्री सप्लाई होती है, नो कॉस्ट। बेटा ये तो नो कॉस्ट टेबलेट है, फ्री। और जो माला डी है बेटा वो कई जगह फ्री है, कई जगह फ्री नहीं है, पर इसकी कॉस्ट मिनिमम रखी हुई है। तो बेटा माला डी की कॉस्ट मिनिमम रखी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हर स्टेट में फ्री है, कई जगह फ्री नहीं है, पर माला एन सब जगह फ्री है। चलिए बेटा, तो माला एन तो टोटली कैसी होती है, कॉस्टलेस या फ्री होती है, पर माला डी कई जगह फ्री होती है, कई जगह बहुत मिनिमम कॉस्ट में दी जाती है। क्लियर है? आपने कहा सर इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है बेटा, इसके अंदर पाए जाते हैं दो हार्मोन। मैं वापस से बार बार बोल रहा हूं, इसके अंदर दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं, तभी तो कंबाइंड पिल बोला है बेटा। आपने कहा ओके, 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं। आपने कहा दोनों के नाम सर कौन कौन से हैं बेटा? पहला है हार्मोन जिसका नाम है दैट इज द एथिनिल। सिंपल सा बेटा, है तो एस्ट्रोजन ही। और कौन सा एस्ट्रोजन है? एथिनिल एस्ट्रेडल, एस्ट्राइडियोल, यानी कि एथिलीन। आपने कहा बेटा दोनों, मैंने क्या बताए थे, प्रोजेस्टेरोन बताया और क्या बताया है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन कौन सा पाया जाएगा? दैट इज एथिनिल, एथनिल स्ट्रायल। कौन सा बेटा? एथनॉल स्ट्रायल, एथनॉल स्ट्रोडाइल पाया जाता है। स्पेलिंग बेटे बच्चे चेक कर लेना, एथनिल एस्ट्रोडाइल पाया जाता है। आपने कहा दूसरा कौन सा बता रहा हूं बेटा, दूसरा है लीव, कौन सा, एलएनजी कहते हैं बट नाम क्या बेटा, लीवो नॉर्जेस्ट्रॉल। कौन सा है? लीवो नॉर्जेस्ट्रॉल। लीवो नॉर्जेस्ट्रॉल। क्लियर? तो दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं, तभी से कंबाइंड पिल कहा जाता है। आपने कहा कितने कितने पाए जाते हैं, अमाउंट को बेटा याद रखना, ये होता है 30 माइक्रोग्राम। मैंने माइक्रो में लिखा है बेटा, 30 माइक्रोग्राम बेटा ये होता है 0.15 mg। ये डाटा mg में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दो हार्मोन्स पाए जाते हैं, एक तो एस्ट्रोजन पाया जाता है, एक प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। एस्ट्रोजन बेटा कितना दे रहे हैं, 30 mg दे रहे हैं, और प्रोजेस्टेरोन कितना दे रहे हैं, 30 माइक्रोग्राम दे रहे हैं, और बेटा प्रोजेस्टेरोन कितना दे रहे हैं, 0.15 mg दे रहे हैं। क्लियर है? आपने कहा ठीक है। अब सर बताइए क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन के बेस पर बेटा 3 बता रहा हूं क्लासिफिकेशन। देखिए आप, किसका, ओसीपी का, क्लासिफिकेशन ऑफ ओसीपी। इसके अंदर सबसे पहला है बेटा कौन सा, देख मेरी बात सुनना, हाई डोज पिल्स, लो डोज पिल्स एंड वेरी लो डोज पिल्स। क्लियर है? तो हम ज्यादातर कौन सी में लेते हैं बेटा, हम लेते हैं लो डोज पिल्स, ज्यादा बेटर होती है। फिर भी मैं नाम बता देता हूं, हाई डोज पिल्स। हाई डोज पिल्स में जो एस्ट्रोजन होता है बेटा वो कितना होता है, एस्ट्रोजन मोर देन 50 माइक्रोग्राम पर डे। एस्ट्रोजन के लेवल में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है बेटा, कंपेयर टू प्रोजेस्टेरोन। तो हाई डोज ऑफ पिल्स में एस्ट्रोजन का जो वैल्यू है बेटा वो कितना है, मोर देन और इक्वल, मोर देन और इक्वल 50 माइक्रोग्राम। बेटा हम कौन सी ले रहे, हम तो 30 वाली ले रहे थे। हम जो ले रहे थे बेटा वो कौन सी है, लो डोज पिल्स, लो डोज पिल्स। और बेटा लो डोज पिल्स में जो एस्ट्रोजन की वैल्यू है वो कितना होता है, लेस देन 50 माइक्रोग्राम। आपने कहा लेस देन 50 माइक्रोग्राम में कोई रेंज बता दीजिए। रेंज बेटा 30 से 35 माइक्रोग्राम, ऐसी कहलाती है लो डोज। बेटा एक होती है वेरी लो डोज, वेरी लो डोज, वेरी लो डोज पिल्स। और बेटा वेरी लो डोज पिल्स कौन सी होती है, जिनमें एस्ट्रोजन की वैल्यू लेस देन 20 माइक्रोग्राम होती है। जिसमें एस्ट्रोजन लेस देन 20 माइक्रोग्राम होता है बेटा उसे वेरी लो कहा जाता है। तो बेटा एक है हाई जिसमें मोर देन और इक्वल टू 50 एस्ट्रोजन, एक है बेटा लो डोज जिसमें लेस देन 50, रेंज है 30 टू 35। एक बेटा वेरी लो डोज पिल्स, इसमें बेटा कितना है, लेस देन 20 पाया जाता है एस्ट्रोजन की वैल्यू। यह है क्लासिफिकेशन ऑन द डोजेज ऑफ एस्ट्रोजन, वेरी सर वेरी हाई डोज, लो डोज और वेरी लो डोज, हाई डोज, लो डोज और वेरी लो डोज। क्लियर बच्चे? हम कौन सी ज्यादा हम लेते हैं बेटा, लो डोज।
ना हम हाई लेते हैं ना वेरी लो लेते हैं, हम लेते हैं यूजुअली लो डोजेस। क्लियर है? गुड। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसका सुन लो। जेनरेशन की बात करते हैं कि ओसीपी की कितनी जेनरेशन होती है। इसमें से क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आने लगे हैं और इसलिए आप ध्यान सुनना। जेनरेशन ऑफ ओसीपी हेडिंग है बेटा, जेनरेशन ऑफ ओसीपी। तो आपने कहा सर ओसीपी की जेनरेशन होती है वो किस पर बेस्ड होती है? तो बेटा ओसीपी की जो जेनरेशन है वो इस बात पर बेस्ड है, अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड द टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरोन। इन दो चीजों पे डिपेंड होते हैं बेटा क्या? जेनरेशन ऑफ ओसीपी। तो आपने कहा जेनरेशन ऑफ ओसीपी डिपेंड्स ऑन, जेनरेशन ऑफ कौन सी जेनरेशन होगी इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोजेस्टेरोन है और कितना अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन है। क्लियर? तो डिपेंड, जेनरेशन ऑफ ओसीपी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड टाइप ऑफ प्रोजेस्टिन यानी प्रोजेस्टेरोन। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। आप इसको अंडरलाइन कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करते हैं? अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन पे एंड टाइप ऑफ प्रोजेस्टिन पे। जेनरेशन पे डिपेंड करता है। तो बेटा टोटल कितनी जनरेशन पाई जाती है? पहले 3 जनरेशन पाई जाती थी बेटा, एक लेटेस्ट आई है, इसे कहते हैं 4th जनरेशन। इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है? 3 हमको बुक्स में मिल जाती हैं और 3 हम पढ़ते भी आए हैं बट आज हम पढ़ रहे हैं जनरेशन 4। चौथी जनरेशन भी पढ़ेंगे पर उससे पहले बेटा हम पढ़ेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में। क्लियर है? तो आपने कहा ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको एस्ट्रोजन कितना मिलेगा? तो बेटा अगर आपसे कोई फर्स्ट जनरेशन पूछे, फर्स्ट जनरेशन में क्या है ना, अमाउंट कितना है वो ध्यान रखना। फर्स्ट जनरेशन में आपने कहा एस्ट्रोजन कितना होगा? सर एस्ट्रोजन इज मोर देन एंड इक्वल 50 माइक्रोग्राम। ये होती है फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट जनरेशन। क्लियर बेटा? और इसमें भी क्या पाया जाता है? इसमें भी पाया जाता है वही एलएनजी। एस्ट्रोजन का कौन सा टाइप पाया जाए बेटा? एलएनजी पाया जाता है। किसमें? फर्स्ट जनरेशन में। क्लियर है? आपने कहा ओके। नाउ वी डिस्कस सेकंड जनरेशन। दोनों चीज बार बार बोल रहा हूं, अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों पे डिपेंड करते हैं ओसीपी की जेनरेशन। मैं पढ़ा रहा हूं सेकंड जनरेशन। और सेकंड जनरेशन में बेटा एस्ट्रोजन की वैल्यू कितनी होगी? एस्ट्रोजन की वैल्यू होगी बेटा 30 से 35 माइक्रोग्राम, यानी 30 से 35 माइक्रोग्राम के बीच में होना चाहिए। कौन? एस्ट्रोजन। और बेटा प्रोजेस्टेरोन कौन सा होना चाहिए? प्लस इसमें होना चाहिए कौन सा? लीवोनॉर्जेस्ट्रिल या बेटा एलएनजी कहते हैं इसको। अरे हाँ है ना? और ये ना हो तो बेटा फिर कौन सा होगा? नॉर्जेस्टेमिन। कौन सा होगा? नॉर्जेस्टिमेट भी हो सकता है, तो वो भी लिख ली, नॉर्जेस्टिमेट। नॉर्जेस्टिमेट भी बेटा क्या होता है? दैट द टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो या तो बेटा एलएनजी मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? इसमें मैंने कहा था टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरोन अलग अलग होते हैं, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड में और फोर्थ में। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो इसमें या तो बेटा एलएनजी मिलेगा और नहीं तो क्या मिलेगा? नॉर्जेस्टिमेट। किसके साथ? ईस्ट्रोजन के साथ। और ईस्ट्रोजन का अमाउंट भी चेंज हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो बेटा वहां पहले कितना था? 50, यहां कितना आ गया देखो एक बार। ईस्ट्रोजन इतना हो गया और बेटा प्रोजेस्टेरोन या तो एलएनजी हो गया और नहीं तो क्या हो गया? नॉर्जेस्टिमेट। ये किसके अंदर? सेकेंड जनरेशन के अंदर। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। आफ्टर दैट वी डिस्कस द थर्ड जनरेशन ऑफ ओसीपी। आपने कहा सर इतना डीप में पूछेगा? बेटा एग्जाम में पूछेगा तो फिर वो डीप नहीं देखेगा, क्योंकि लेवल बढ़ता जा रहा है डे बाई डे और आपको सबसे अलग रहना है। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको कुछ अटके पढ़ना पड़ेगा उनके कंपेयर में। देखो इजी पेपर आता है तो आप यकीन मानने की जरूरत, जितना इजी पेपर होता है आपके सिलेक्शन के चांस उतने कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर डिफरेंस करना मुश्किल होता है कौन पढ़ने वाला बच्चा है कौन नहीं पढ़ने वाला बच्चा है। आपके चांस तब ज्यादा है जब पेपर आपके लेवल का हो, पेपर थोड़ा टफ हो। समझ आ रहा है? आपने कहा कि थर्ड जनरेशन में वापस से बेटा बात करते हैं कि इसमें एस्ट्रोजन कितना होगा और प्रोजेस्टेरोन कौन सा होगा। तो बेटा मेरी बात ध्यान सुनना कि एस्ट्रोजन कौन सा और प्रोजेस्टेरोन कौन सा। तो एस्ट्रोजन के बारे में बात करूं तो बेटा इसमें लो और हो गया, 20 से 30 माइक्रोग्राम पाया जाता है एस्ट्रोजन।
ओके, तो बेटा ईस्ट्रोजन, एक बार कलर चेंज करते हैं तो आपको अलग लगेगा। ईस्ट्रोजन कितना बता रहा हूँ बेटा, 20 से 30 माइक्रोग्राम, 20 से 30 माइक्रोग्राम अमाउंट चेंज हो रहा है किसका, ईस्ट्रोजन का। आपने कहा और इसके साथ प्रोजेस्टेरोन कौन सा पाया जाता है बच्चे, प्रोजेस्टेरोन का नाम है एक तो बच्चे गैस्ट्रोडीन, आपने कहा या तो बेटा क्या होगा गैस्ट्रोडीन, या तो ये मिलेगा। अब बेटा ये नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा डेसोगेस्ट्रेल, क्या मिलेगा बेटा, डेसोगेस्ट्रेल, डेसोगेस्ट्रेल, ये दोनों में से आपको एक मिलेगा। या तो आपने कहा गैस्ट्रोडेन या बेटा डेसोगेस्ट्रेल, इनमें से आपको मिलेगा कौन, ये दोनों बेटा किसकी बात कर रहा हूं, ये है प्रोजेस्टिन, ये है प्रोजेस्टिन। आई होप समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा था अमाउंट चेंज होता है और टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरोन चेंज होता है। तो ये बेटा क्या मैं लिख रहा हूं बार बार, टाइप्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, टाइप्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है बच्चे। आपने कहा किसमें पाया जाता है बेटा, ये पाया जाता है थर्ड जनरेशन के अंदर। किसमें पाया जाता है, थर्ड जनरेशन। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब बेटा आपने कहा कौन सा है, लास्ट मैंने आपसे कहा था ये मैं जरूर बताऊंगा कौन सा है। नाउ द लेटेस्ट इज फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ऑफ ओसीपी। ओसीपी की फोर्थ जनरेशन आती है बेटा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बेटा एस्ट्रोजन कितना होता है, एस्ट्रोजन लेते हैं 20 माइक्रोग्राम, कितना बेटा 20 माइक्रोग्राम क्या लिया जाता है, एस्ट्रोजन लिया जाता है, ये याद रखना। और इसके साथ बेटा मैं क्या ऐड कर रहा हूं, यहां पर हम ऐड कर रहे हैं ड्रोसपाइरेनॉन, ड्रोसपाइरेनॉन, याद रखना बेटा क्या नाम है, ड्रोसपाइरेनॉन। ये यूज किया जाता है इन द फोर्थ जनरेशन। ड्रोसपाइरेनॉन इज यूज एज ए प्रोजेस्टेरोन इन द फोर्थ जनरेशन ऑफ ओसीपी। कोई पूछे कितना यूज करना है तो डोज बेटा 3 mg, वैसे इतना नहीं पूछेगा पर फिर भी पूछे तो आप लिख देना 3 mg लेते हैं फोर्थ जनरेशन में यूज। क्लियर बेटा। आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन, थर्ड सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्थ जनरेशन आपने क्यों काम में ली है। फोर्थ जनरेशन बेटा हम क्यों काम में लेते हैं, ये बात आप जरूर याद रखना। क्लियर है। तो फोर्थ जनरेशन के लिए आपने कहा कौन कौन सा काम है, प्रोजेस्टेटिन काम में ले सकते हैं, एक्शन है इसका। आपने कहा प्रोजेस्टेटिन एक्शन होता है, एंटी एंड्रोजेनिक इसका एक्शन होता है, और एंटी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इसका एक्शन होता है। किसका बेटा, फोर्थ जनरेशन का। तो फोर्थ जनरेशन का आपसे कोई पूछे इसका वर्क ऑफ एक्शन क्या होता है, वर्क ऑफ एक्शन, फोर्थ जनरेशन किस प्रकार काम करता है, तो बेटा इसका सबसे पहला वर्क ऑफ एक्शन होता है कौन सा, एंटी एंड्रोजेनिक। कौन सा बेटा, एंटी एंड्रोजेनिक। ये किस तरीके से काम करती है वो बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद बेटा ऐसा कौन सा होता है, एंटी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एंटी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। इसलिए बेटा और एक होता है प्रोजेस्टेटिन, प्रोजेस्टेटिन। ये तीन तरीके से काम करता है बेटा, प्रोजेस्टेटिन की तरह से काम करता है, एंटी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की तरह काम करता है, और एंटी एंड्रोजेनिक की तरह काम करता है। क्लियर बच्चे, आपने कहा ओके। जैसे जैसे जेनरेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांस बढ़ते जाते हैं। ये पॉइंट आप याद रखना, ओसीपी में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के चांस ज्यादा होते हैं, फर्स्ट जनरेशन में सबसे कम होते हैं और फोर्थ जनरेशन में सबसे ज्यादा होते हैं। क्लियर है बच्चे। तो ये पॉइंट आप नोट बना के लिख लीजिए। चांस ऑफ थ्रोम्बो embolism is increased along with generation increase, along with generation। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांस भी बढ़ते जाते हैं। क्या इतना आपको समझ में आ रहा है, आपने कहा ठीक है।
ये जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है, दिस फोर्थ कॉम्बिनेशन विल गिव फॉर द रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड गुड एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन। ये याद रखना, फोर्थ जनरेशन का ज्यादा यूज किसमें किया जाता है, एक अच्छे रेगुलर साइकिल को मेंटेन करने के लिए और एक अच्छे एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन को मेंटेन करने के लिए। कई महिलाओं में एंड्रोजेनिक हार्मोन की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है जिससे उनका पीरियड बिगड़ जाता है। तो ये उन महिलाओं के पीरियड को भी रेगुलर करता है जिनके इरेगुलर पीरियड का कारण एंड्रोजेनिक हार्मोन होते हैं। और ये बेटा जो दिया जाता है कौन सा, फोर्थ जनरेशन, थर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, सारी बात है बेटा किसकी बात कर रहा हूं, फोर्थ जनरेशन के बारे में। फोर्थ जनरेशन में बेटा क्या होता है, ये आपको 21-7 के रेशो में नहीं दिया जाता, ये आपको 24-4 प्रोटोकॉल में फॉलो करना पड़ता है। अब तक हम जो ओसीपी फॉलो कर रहे थे वो 21 और 7, 21 दिन हार्मोन और 4 दिन का हमने, और 7 दिन बेटा हमने क्या दिया था, गैप। यहां हम 24 दिन हार्मोन देंगे और 4 दिन गैप देंगे। यहां 24/4 का प्रोटोकॉल फॉलो होता है। समझ में आ रहा है? तो आप एक पॉइंट और लिख लीजिए स्टार बना के बेटा, फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कॉम्बिनेशन, fourth generation combination will give for the, will use for regular menstruation cycle and good anti androgenic action। तो फोर्थ जनरेशन का यूज किस लिए किया जाता है बेटा, ये पॉइंट आप याद रखना कि फोर्थ जनरेशन इज यूज एज फॉर द रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन करने के लिए और एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन के लिए। किसके लिए बेटा, एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये पॉइंट भी लिख लीजिए, फोर्थ जनरेशन OCP फॉलो 24/4 प्रोटोकॉल। जो फोर्थ जनरेशन की ओसीपी होती है बेटा वो नॉर्मल की तरह यानी 21/7 को फॉलो नहीं करते, वो 24/4 को फॉलो करते हैं। आपने कहा इसका मतलब क्या है सर, 24 डेज टेबलेट किसके बेटा, हॉर्मोन्स के, एंड 4 डेज गैप। ये है फोर्थ जनरेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जितना भी बेटा मैं बता सकता था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, बेटा मैंने आपको पूरी जानकारी आपको दी है। क्लियर है? हम जनरेशन पढ़ चुके हैं बेटा, हम दो चीज पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, हाई डोज, लो डोज, वेरी लो डोज, याद है पहला चीज। फिर बेटा हम क्या पढ़े, जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। और बेटा मैंने ये बताया था कि जनरेशन जो होती है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है? आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट फेजेस ऑफ ओसीपी। बेटा ओसीपी की टैबलेट के फेजेस भी होते हैं, तो फेजेस ऑफ ओसीपी क्या होता है और कैसे इसको समझना है। क्लियर है? तो बेटा ये मोनोफेजिक होते हैं, बाईफेजिक होते हैं और ट्राईफेजिक, 3 फेज में होते हैं। तो आपने कहा ठीक है, कौन कौन से, मोनोफेजिक, बाईफेजिक और ट्राईफेजिक। क्लियर है? तो वह सबसे पहले पढ़ रहे हैं बेटा कौन सा, फर्स्ट वन इज मोनोफेजिक। मोनोफेजिक, मोनोफेजिक का मतलब है कि आपको पूरे 21 दिन हार्मोन जो है वो एक ही तरीके से देने हैं, चेंज नहीं करना है। तो एक ही तरीका यानी एक मतलब मोनो, एक ही तरीके से हार्मोन दिए जाएंगे पूरे 21 दिन, 7 दिन गैप दिया जाएगा, इसे कहते हैं मोनोफेजिक। तो आपने कहा ठीक है, तो ईस्ट्रोजन आपको मैं बता चुका हूं कितना देना है, अप टू 30 से 50 माइक्रोग्राम पर डे। तो आपने कहा ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन मैंने क्या बताया बेटा आपको, दैट इज द अमाउंट चेंज हो जाता है। मैंने पॉइंट 15 क्या बताया था, क्या mg बताया था, अगर सिर्फ माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 150। समझ में आ रहा है ना? तो मोनोफेजिक के अंदर ईस्ट्रोजन कितना देते हैं, तो बेटा ईस्ट्रोजन अप टू बोल रहा हूं मैं,
आप ये मत कहना अभी आपने सर 30 बोला था, अप टू बोला है कि 50 तक दे सकते हो, तो आपने कहा 50 माइक्रोग्राम पर डे। क्लियर। और जो प्रोजेस्टेरोन है बेटा वो कितना दोगे, दैट इज अप टू, बेटा कितना देना है, अप टू 150 माइक्रोग्राम पर डे। आपने कहा वो याद है मैंने 0.15 बोला था, पर मैंने वो mg बोला था। अगर इसमें मैं 1000 का गुणा कर दूंगा तो बेटा आपने कहा दो तो ये हट गए, ये हो जाएगा 150। समझ में आ रहा है ना, तो वही मैंने बेटा यहाँ क्या लिखा है 150। ये मैंने माई एम जी को मैंने किस में लिख दिया, माइक्रोग्राम में। आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये चलेगा, दिस इफेक्ट इज ऑल 21 डेज, सेम अमाउंट। इसलिए बेटा इसे क्या बोलते हैं, मोनोफेज। इसमें चेंजेस नहीं किए जाते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने कहा ठीक है। मोनोफेजिक के बाद बेटा हम कौन सा पढ़ते हैं, डाइफेजिक या बाइफेजिक, बाई या डाइफेजिक, बाइफेजिक ओसी। ठीक है बेटा, इसमें कैसे देते हैं एक बार वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें एस्ट्रोजन को तो 21 दिन तक कांस्टेंट देते हैं बेटा, हर बुक्स में अलग लिखा होता है, आप यही फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूँ। एस्ट्रोजन तो चेंज नहीं करेंगे, एस्ट्रोजन तो 21 डेज तक सेम ही देते हैं। हम चेंज करते हैं प्रोजेस्टेरोन को। पहले 11 दिन बेटा हम देते हैं 50 माइक्रोग्राम माइक्रोग्राम, और उसके बेटा अगले 10 दिन देते हैं, 21 दिन होते हैं ना, अगले 10 दिन होते हैं बेटा क्या देते हैं, 125 माइक्रोग्राम। इसे कहते हैं बाईफेजिक। दो टाइप से देना, दो फेज में देना। पहले फेज में कम दे रहे हैं, दूसरे फेज में ज्यादा दे रहे हैं, तो बेटा दो फेज हो गए, तो बाईफेजिक या डाईफेजिक। समझ में आ रहा है ना। तो आपने कहा ठीक है सर, ईस्ट्रोजन सेम डोज फॉर ऑल 21 डेज। 21 दिन तक आप एस्ट्रोजन को क्या दे रहे हो बेटा, सेम दे रहे हो। आपने कहा प्रोजेस्टेरोन के बारे में बताइए सर। बेटा क्वेश्चन सुनो, मैं दो फेज में दे रहा हूं। फर्स्ट 11 डेज ये मैं दे रहा हूं 50 माइक्रोग्राम पर डे। क्लियर है। और बेटा नेक्स्ट कितना, 10 डेज, 10 ही तो बचे बेटा 21 में से, तो फिर ये दे रहा हूं 125 माइक्रोग्राम पर डे। बेटा टोटल कितने हो गए, 21 दिन। और कितने फेज में दे रहा हूं, दो। फर्स्ट फेज में कितने दे रहा हूं, 10 दिन, 10 डेज के लिए। बेटा अगले फेज में 10 दिन के लिए। इसे कहते हैं बाईफेजिक। बात समझ में आ रही है। आपने कहा ठीक है, तो मोनोफेजिक हो गया, बाईफेजिक हो गया। बेटा अब किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज द थर्ड वन इज ट्राईफेजिक। ट्राईफेजिक, ट्राई मतलब तीन फेज में डिवाइड किया है। किसको, 21 दिन को तीन फेज में डिवाइड करोगे, तो आप भी जानते हो 21 दिन को तीन फेज में डिवाइड करते हैं। तो मैंने कहा कितने दिन है बेटा, 21 डेज। और कितने में डिवाइड करना है, तीन में डिवाइड करना है। ट्राईफेजिक है ना। तो आपने कहा ओके, 7 7 7। समझ में आ रहा है ना। इसे कहते हैं बेटा क्या, ट्राईफेजिक। 7 7 7, तो आप एक बार इसको दूर लिख लीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। अब आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है बेटा सुन। इसको ऐसे लिखिए आप, 7 7 7। और हम इधर लिख रहे हैं बेटा ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन आप बेटा दे रहे हो 30 माइक्रोग्राम पहले 7 दिन, उसके बाद बेटा 40 माइक्रोग्राम अगले 7 दिन, और उसके बाद वापस से 30 माइक्रोग्राम पर डे। ये बेटा कहानी किसकी है, ईस्ट्रोजन की। और यही कहानी बेटा मुझे किसकी करनी है, प्रोजेस्टेरोन की। तो कैसे करूंगा, 50 माइक्रोग्राम पर डे। क्लियर है। 75 माइक्रोग्राम पर डे। क्लियर है। एंड 125 माइक्रोग्राम पर डे। ये है बेटा प्रोजेस्टेरोन। ऐसे चेंज करेंगे। तो दैट इज द ट्राईफेजिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको ऐसे खींच लीजिए जिससे कि आपको याद रहे। बेटा हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, हाई डोज, लो डोज, वेरी लो डोज। हमने पढ़ी जेनरेशन, और हमने पढ़े फेज। तो हम ओसीपी की तीनों चीज पढ़ चुके हैं डिटेल में। क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा ओसीपी कब स्टार्ट की जाती है और कब इसको किस प्रकार से किया जाता है। क्लियर है। तो बेटा हेडिंग है स्टार्ट ऑफ ओसीपी। ओसीपी को किस प्रकार और कब स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। तो ओसीपी स्टार्ट करनी चाहिए आपको, स्टार्ट
1 to 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 1 से 5 दिन के बीच में आपको ओसीपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्लियर है? और इसको स्टार्ट करने के बाद 7 दिन लगते हैं इसको एक्शन में आने के लिए, हाँ या ना? तो आपने कहा 7 डेज, ये पॉइंट बेटा याद रखना, 7 डेज रिक्वायर्ड। तुरंत मत मान लेना कि ओसीपी काम करने लगी, नहीं नहीं, तुरंत काम नहीं करेगी। तो 7 डेज आर रिक्वायर्ड फॉर बेस्ट एक्शन। इसका बेस्ट रिजल्ट आने के लिए आपको 7 दिन का वेट करना पड़ता है। 7 दिन लगते हैं इसका असर आने में। किसके असर को? ओसीपी के असर को आने को। आपने कहा सर ये तो आइडियली आप बोल रहे हो बस 1 से 5 दिन में, बाकी आपकी मर्जी है, तब स्टार्ट कर दो। क्विक स्टार्ट भी किया जा सकता है ओसीपी का। आपने कहा क्या कर सकते हैं? क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट के लिए किया जाता है उन लोगों के लिए जिन पर भरोसा नहीं है कि ये 1 से 5 दिन तुम्हारे पास आएंगे अपनी मेडिसिन स्टार्ट करवाने के लिए। आपको पता है ये गांव से चलकर मेरे पास नहीं आने वाली इस काम के लिए कि सर बता दीजिए ओसीपी कैसे लेना है, ये बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो ये तो जब हॉस्पिटल में आए तभी से स्टार्ट करवा दो इसकी ओसीपी। समझ में आ रहा है? तो क्विक स्टार्ट किसने? स्टार्ट पिल्स ऑन एनी डे ऑफ साइकिल, इसे कहते हैं क्विक स्टार्ट। तो स्टार्ट पिल्स एट एनी डे ऑफ साइकिल, एनी डे ऑफ साइकिल इसे कहा जाता है क्विक स्टार्ट। और ये ज्यादातर किन में काम आती है मैं बता रहा हूं ना, मोर यूजफुल फॉर अनरिलायबल पर्सन, अनरिलायबल पेशेंट या अनरिलायबल विमेन। क्लियर है? तो एक लाइन आप लिख लीजिए, अनरिलायबल यानी मोर यूजफुल इन अनरिलायबल पेशेंट। जो अनरिलायबल पेशेंट होते हैं उनमें ये ज्यादा यूजफुल होता है। कौन सा? क्विक स्टार्ट मेथड। किसका? ओसीपी का। बाकी एग्जाम में क्विक स्टार्ट नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा? ओसीपी कब स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपको इसका आंसर आपको टिप्स पर याद हो गया होगा, ओसीपी स्टार्ट करते हैं 1 से 5 दिन, और इसका असर आने में टाइम कितना लगता है? असर आने में टाइम लगता है 7 दिन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गुड। अब बेटा क्या हर माँ को ओसीपी लेनी चाहिए? नहीं, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां ओसीपी नहीं लेते, इन्हें कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओसीपी। तो बेटा कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है वो देखते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओसीपी, बेटा बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मैं कुछ इंपोर्टेंट्स आपको बता रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। मैं पूरी रामायण लेके नहीं आया हूं, मैं उतने बताऊंगा जितने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ड्यू टू द मैकेनिज्म ऑफ ओसीपी। क्लियर है? एक बात आप अच्छे समझ लीजिए, ओसीपी के अंदर ईस्ट्रोजन पाया जाता है जिसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। और ईस्ट्रोजन क्या करता है? लाइपोजेनेसिस करवाता है, यानी फैट के निर्माण करवाता है। कौन? ईस्ट्रोजन। तो ये लाइन आप ब्रैकेट में लिख लेना, ये मैकेनिज्म में काम आती है बाद में, हाँ या ना? क्या बच्चे? ईस्ट्रोजन लीड टू लाइपोजेनेसिस, यानी ईस्ट्रोजन लीड्स टू, क्या करवाता है बेटा? ये लाइपोजेनेसिस, ये फैट को निर्माण को करवाता है बॉडी में। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर है? अब बताते हैं बेटा इसके किस किस टाइप के कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो 2 टाइप में मैंने डिवाइड कर रखे हैं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एंड अदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्लियर है? तो बेटा जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, ये जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, एक बार चेंज करते हैं कलर। ये जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है बच्चे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, एक है एब्सोल्यूट और एक है अदर कॉन्ट्रासेप्टिव, सॉरी अदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो बेटा एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिन्हें हम बिल्कुल नहीं दे सकते, और एक अदर है जिसमें हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना नहीं होता है। तो जो नहीं है, नहीं दे सकते, सबसे पहले बेटा बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन जहां बिल्कुल मना है, क्या देना बेटा? ओसीपी देना बिल्कुल मना है। तो आपने कहा एब्सोल्यूट के अंदर बेटा सबसे पहली बात करते हैं कौन सा? इसमें सबसे पहले आते हैं सर्कुलेटरी या थ्रम्बो एम्बोलिटिक डिसऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले कौन सा है? सर्कुलेटरी, और या बेटा क्या बताया? थ्रम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर, थ्रम्बो
एम्बोलिक डिसऑर्डर। इन कंडीशन में बिल्कुल मना होता है बेटा क्या देना, आंसर है क्या देना, ओसीपी देना, पूरी तरीके से मना होता है। क्लियर है? आपने कहा इसमें कौन कौन से आते हैं सर? इसके अंदर जो बेटा आते हैं वो वन बाई वन करके देखते हैं। इसके अंदर आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, समझ में आ रहा है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो इस केस में कभी नहीं देंगे ओसीपी। क्लियर है? आपने कहा और सर सीवियर हाइपरटेंशन। अब सीवियर हाइपरटेंशन किसे कहते हैं सर? सीवियर उसे कहा जाएगा जिसका बीपी मोर देन 160 बाय 110 mm ऑफ Hg होगा। इस केस में नहीं दूंगा, अदरवाइज में दे दूंगा। हाई हाई हाइपरटेंशन में नहीं देना। हाइपरटेंशन माइल्ड और मॉडरेट में आप ओसीपी दे सकते हो, वो एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती। क्लियर है? आपने और बताओ डायबिटीज विद वस्कुलर डिजीज। डायबिटीज के साथ अगर वस्कुलर डिजीज है तब भी आप नहीं दोगे क्या, ओसीपी। क्लियर है? अगर माइग्रेशन हो रहा है, सॉरी माइग्रेन हो रहा है, माइग्रेन विद ऑरा, अगर माइग्रेन विद ऑरा है तो भी आप नहीं दोगे, हाँ या ना। और स्ट्रोक वाली कंडीशन में भी नहीं दिया जाता क्या, ओसीपी। ये है बिल्कुल जिसमें कौन से आते हैं, सर्कुलेटरी या थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर। इस केस में नहीं देना। पहला है बेटा सर्कुलेटरी और दूसरा मैं बता रहा हूं लिवर डिजीज भी क्या कहलाता है, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कौन सी डिजीज, लिवर डिजीज, याद रखना। तो लिवर डिजीज भी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं ओसीपी के लिए। अब लिवर डिजीज में कौन सा, जैसे कि जॉइंडिस अगर होए मां को तो भी आप ओसीपी नहीं दोगे, और अगर मां के लिवर में ट्यूमर है तो भी आप ओसीपी नहीं दोगे। तो बेटा लिवर ट्यूमर और भी बहुत सारे मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट बताए जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये बेटा मैंने कौन से बताए, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। कौन से बताएं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट, बेटा मैंने बताए थे ये देखो एब्सोल्यूट, और इसके बाद हम देखते हैं अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन। अदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और अदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कौन कौन से होते हैं, पहला है बेटा इसमें ब्रेस्ट फीडिंग। एब्सोल्यूट तो नहीं है पर ब्रेस्ट फीडिंग में भी ओसीपी नहीं देते। ब्रेस्ट फीडिंग में ओसीपी क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि बेटा जो इस्ट्रोजन होता है वो स्ट्रेच कर देता है ब्रेस्ट के डक्ट को, जिससे कि मिल्क का बाहर आना कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये मिल्क को बाहर कमाने देता है कौन, इस्ट्रोजन। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग किट हम एब्सोल्यूट तो नहीं है बेटा पर हम नहीं देते हैं क्या, ओसीपी ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं दी जाती। तो फिर कौन सी देते हैं मैं बता दूंगा, पीओपी देते हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। अभी आगे आएगा तब समझा दूंगा। क्लियर बच्चे? आपने कहा ठीक है। प्रेगनेंसी में नहीं देते, ऑब्वियस सी बात है। प्रेगनेंसी में कौन लेगा कॉन्ट्रासेप्टिव, जब प्रेगनेंसी हो गई तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव लेके करोगे क्या। क्लियर है? ब्रेस्ट कैंसर के केस में नहीं देते, वेरी इंपोर्टेंट, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो आप ओसीपी नहीं दोगे, ये याद रखना। हाइपर लिपिडेमिया, क्योंकि ऑलरेडी लाइपोजेनेसिस को बढ़ाता है एस्ट्रोजन, और कितना लिपिड लाओगे। तो आपने कहा हाइपर लिपिडेमिया में भी हम ओसीपी यूज नहीं करते। हाइपर लिपिडेमिया, हाइपर लिपिडेमिया में नहीं करते। और बताइए एंटी कन्वर्सिव ड्रग अगर कोई मां ले रही है तो भी ओसीपी नहीं देना। एंटी कन्वर्सिव ड्रग आपके मन में आता है सर क्यों नहीं देते हैं, इनकी मैकेनिज्म क्या है। बेटा मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछी जाने वाली, और मैकेनिज्म अगर आपको सुनना है तो बेटा आपको फार्मेकोलॉजी का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें ये बता सकता हूं कौन सी दवाई आपको नहीं देनी है, ये इंपॉर्टेंट है। किस दवाई के साथ आपको ओसीपी नहीं देना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? ओके, तो इन दिस कंडीशन आप ये मान के चलो कि आपको नहीं देना है। एब्सोल्यूट तो मना नहीं है पर फिर भी आप मत देना क्या, ओसीपी। क्लियर है? एक पॉइंट और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसटीडी, एचआईवी, pelvic inflammatory disease is not contraindicate in OCP, is not contraindicated OCP, but in IUCD में क्या होते हैं, contraindicated।
ये पॉइंट आप लिख लीजिए जो मैं बता रहा था आपको। कौन सा बच्चे? एसटीडी, पीआईडी, एसटीडी, पीआईडी, एचआईवी and other condition, STD, PID and HIV are not contraindicated for OCP. OCP के लिए ये तीनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती, बट IUCD के लिए होती है। बट लिख लो अभी, वापस काम आए में, याद आए ना आए। बट फॉर IUCD these conditions are contraindicated। ये IUCD के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। कौन? STD, PID, HIV। ये पॉइंट आप बेटा याद रखना। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आपने कहा ठीक है, ये बच्चे क्या थे? कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्लियर है? अब आप ओसीपी लेते हो तो आपकी बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट भी आते हैं। तो क्या साइड इफेक्ट आते हैं ओसीपी के, उनके बारे में जिक्र करते हैं। ये कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है बेटा, ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं? साइड इफेक्ट। किसके? ओसीपी के। अब मेडिसिन है, हार्मोन ले रहे हो तो बेटा बॉडी में चेंज तो आते ही हैं, और बॉडी में चेंज आते हैं तो वो चेंज बेटा किस रूप में दिखाई देते हैं? साइड इफेक्ट में। हर मेडिसिन के होते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, हार्मोन मेडिसिन, सबके क्या होते हैं? साइड इफेक्ट। तो बेटा सबसे पहला है मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट। कौन सा बेटा? मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट। और मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट में सबसे पहला है वेट गेन होने लगता है। बेटा क्या होने लगता है? वेट गेन। आपने कहा क्या? रिटेंशन ऑफ फ्लूइड होने लगता है। ठीक है, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। किसकी वजह से? ड्यू टू हार्मोन। बात को समझो जो बेटा मैं कह रहा हूं, हार्मोन जो चल रहे हैं उसकी वजह से रिटेंशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, जिस वजह से बेटा और लाइपोजेनेसिस, फैट बनने लग जाता है। बताया ना मैंने, एस्ट्रोजन की वजह से। गुड। तो बेटा क्या होगा? वेट गेन होता है। ठीक है। अगर लिपिड बढ़ेगा तो बेटा बीपी भी बढ़ेगा, तो इसका बीपी बढ़ जाता है। इसमें गॉल स्टोन बनने के चांस बढ़ जाते हैं, गॉल स्टोन बनने के चांस भी बढ़ जाते हैं, और लिवर डिजीज होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। ये सारे मेटाबॉलिक से रिलेटेड है। किसके साइड इफेक्ट बेटा? ओसीपी के साइड इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपने कहा ठीक है सर, और बताइए क्या कैंसर होने के चांस भी बढ़ते हैं? क्या कैंसर होने के चांस भी बढ़ते हैं? बिल्कुल बढ़ता है। तो आपने कहा कैंसर में किसका चांस ज्यादा बढ़ जाता है? ये तो आपको याद रखना है, टिप्स पर याद रखना जो मैं कह रहा हूं। कौन से कैंसर का केस या कौन से कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं ओसीपी लेने के बाद? तो बेटा कैंसर ऑफ सर्विक्स। कैंसर ऑफ सर्विक्स के चांस बढ़ जाते हैं। ये आप 5 स्टार बना लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आएगा। तो आपने कहा सर आप तो डरा रहे हो, ओसीपी कोई लेगा ही नहीं। पर मैं कह रहा हूं कि अगर ओसीपी की वजह से कैंसर होता है तो वो सर्विक्स कैंसर ज्यादा होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ओसीपी खाने से सर्विक्स कैंसर हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? आपने कहा ठीक है, और बताओ सर इसके बाद थर्ड कौन सा साइड इफेक्ट है? थर्ड साइड बेटा है थ्रोम्बोसिस साइड इफेक्ट। कौन से? थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस। बेटा पहले कौन से थे? मेटाबॉलिक। दूसरे कौन से थे? कैंसर। थर्ड कौन से हैं? थ्रोम्बोसिस। आपको पता होना चाहिए इन हार्मोन की वजह से जो आप ले रहे हो ओसीपी में, इनकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। ये बात आप याद रखना। आपने कहा ठीक है सर, अगर क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ेंगे तो थ्रोम्बोसिस बढ़ेगा। आपने कहा ओके, थ्रोम्बोसिस बढ़ेगा, क्लॉट बनने के चांस। आपने कहा ठीक, क्लॉट बन जाएगा। अगर ये बड़ा बन गया, थ्रोम्बस बन गए, तो फिर बेटा एमआई, मायोकार्ड इंफेक्शन। आप पढ़ते हो एमएसएन में, आप बहुत अच्छे से सर ने आपको पढ़ाया है कि जब भी क्लॉट बनते हैं तब बेटा एमआई होने के चांस या स्ट्रोक होने के चांस बेटा क्या होते हैं? ज्यादा। ये कब? ओसीपी लेने वाली महिलाओं में एमआई और स्ट्रोक के चांस ज्यादा हो जाते हैं। पर फिर भी कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है, हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, इसके भी साइड इफेक्ट है जो मैंने आपको बता दिए।
आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आपने कहा ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब आप ये देखिए कि मैंने एक बात बताई थी कि हर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट भी होने चाहिए। जब वो नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट होते हैं तभी बेटा हम क्या कह सकते हैं कि उसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड माना जाएगा। क्लियर है? तो आपने कहा ठीक है, कौन कौन से हैं, आप उनके बारे में बात करते हैं कि नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट कौन से हैं। तो बेटा हेडिंग लिखिए, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट ऑफ ओसीपी। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ओसीपी के नॉन कॉन्ट्राइंडिकेटेड बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं और वो है बेटा इंप्रूवमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा क्या बेटा, इंप्रूवमेंट कर देते हैं, बेटर कर देते हैं, इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट इन मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी, इन मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी। कैसे बेटा, मैंने बताया था ना, एकदम पीरियड रेगुलर हो जाते हैं, 21 दिन खाओ 7 दिन मत खाओ, 21 दिन खाओ 7 दिन मत खाओ, बॉडी के हार्मोन्स की जरूरत ही नहीं है, आप बाहर से देते जाओ, पीरियड टाइम से आता जाएगा, आप टैबलेट देते जाओ, पीरियड टाइम से आता जाएगा। जिनके पहले पीरियड इरेगुलर थे उनके भी टाइम से आने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपने कहा सबसे पहले सर इसमें क्या बेनिफिट होता है बेटा, सबसे पहला बेनिफिट होता है रेगुलर हो जाते हैं। क्या? रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पहला बेनिफिट याद रहेगा बच्चे। आपने कहा ठीक है। पेन कम हो जाता है, एन ओवुलेटरी है बेटा, एन ओवुलेटरी पीरियड पेनलेस होता है। तो आपने कहा पेनलेस होता है तो इसका मतलब डिसमेनोरिया कम हो जाता है। तो आपने कहा ओके, डिसमेनोरिया रिड्यूस। बता रहा हूं बेटा मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या फायदे हो रहे हैं, क्या लेने से, ओसीपी लेने से। क्लियर है? और जब ओवुलेशन नहीं होगा तो मिडिल स्मर्ज क्यों होगा, और जब मिडिल स्मर्ज नहीं होगा तो मैं कहूंगा कि रिड्यूस द मिडिल स्मर्ज। समझ आ रहा है ना बच्चे आपको? तो आपने कहा वेरी गुड, तो दैट इज रिड्यूस मिडिल स्मर्ज। आपने कहा ये क्या होता है बेटा, इसे मिड साइकिल पेन कहते हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूं और किसके अंदर, किसके अंदर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर। जब ओवुलेशन होता है 14वें दिन, उस समय पेन होता है, उसे मिड साइकिल पेन या मिडिल स्मर्ज कहा जाता है। हाँ या ना बच्चे? आपने कहा ठीक है सर, याद रहेगा। मेरी बात को बड़े गौर सुनना, ये कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बेटा ओवुलेशन नहीं हो रहा ना, ओवुलेशन हो रहा है तो डिस्मेनोरिया भी नहीं हो रहा, ओवुलेशन नहीं हो रहा तो मिडिल स्मर्ज पेन भी नहीं पाया जाएगा। आपने कहा बहुत अच्छे बेनिफिट हैं ये। क्या क्या बेटा, रेगुलर हो गया पीरियड, डिसमेनोरिया चला गया, मिडिल स्मर्ज नहीं होता है, और मेनोरेजिया भी कम हो जाता है, यानी जो ब्लीडिंग ज्यादा होती है बेटा वो भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल। तो आपने कहा एक पॉइंट और लिख लेते हैं इधर जो बच रहा है बेटा, दैट इज, ग्रीन से लिखते हैं बेटा, दैट इज रिड्यूस मेनोरेजिया। जो बेटा ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी वो भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल। तो आपने कहा ये सब बेटा क्या है, ये सब नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट है किसके, ओसीपी के। और इस किससे रिलेटेड है, दैट इज द इंप्रूवमेंट इन मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मलिटी। जो मेंस्ट्रुएशन की एबनॉर्मलिटी थी वो ठीक हो जाती है ओसीपी लेने से। कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम नहीं कर रहा है पर बेनिफिट दे रहा है, इसलिए नाम क्या बेटा, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपने कहा ठीक है सर, ये मुझे समझ में आया अच्छे से। सेकंड है बेटा, कौन सा, सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ मैलिग्नेंसी, कैंसर को प्रिवेंट करना। बोला अभी तो आप बता रहे थे सर्विक्स कैंसर बढ़ता है, सर्विक्स तो बढ़ता है, बाकी के तो कम होते हैं। तो आपने कहा क्या है बच्चे, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ मैलिग्नेंसी, यानी मैलिग्नेंसी को कैसे प्रिवेंट करते हैं, और कौन कौन सी मैलिग्नेंसी प्रिवेंट हो जाती हैं, क्या लेने से बेटा, ओसीपी लेने से। तो बेटा सबसे पहले ओवेरियन कैंसर के चांस कम हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओवेरियन कैंसर के चांस कम हो जाते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर के चांस कम हो जाते हैं, एंडोमेट्रियल, एंडोमेट्रियल कैंसर के चांस कम हो जाते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर के चांस कम हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलोरेक्टल
कैंसर के चांस कम हो जाते हैं। बेटा एक बढ़ाया है, कौन सा? सर्विक्स, बाकी सब तो कम ही कर रहा है। कौन? आंसर है विच वन इज ओसीपी। तो ये जो मैलिग्नेंसी बेटा वो भी कम हो जाते हैं। क्लियर है? आपने कहा ठीक। और बताओ सर, नेक्स्ट है नंबर थर्ड बेनिफिट, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट। ठीक है बच्चे, पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल कर दिया और बेटा मैलिग्नेंसी कम कर दिया। अब कौन सा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल्थ डिसऑर्डर। जो माँ के हेल्थ डिसऑर्डर हो रहे थे उनके चांस कम हो जाते हैं। आपने कहा ठीक है। तो अगली बेटा हेडिंग क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल्थ डिसऑर्डर। जो माता जी के हेल्थ डिसऑर्डर हैं बाकी के बेटा वो कम हो जाते हैं। क्या लेने से? ओसीपी लेने से। आपने कहा सर बताना कौन कौन सा कम होता है ओसीपी लेने से। सबसे पहले बेटा पीआईडी के चांस कम हो जाते हैं। किसके? पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज के चांस कम। आई होप समझ में आ रहा है। जब पीआईडी के चांस कम है तो बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस भी कम है, क्योंकि पीआईडी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आपने कहा ये भी सही है सर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस भी क्या हो गए बेटा? कम। किसकी बात चल रही है? हम बात कर रहे हैं कि अगेंस्ट द विच वन हेल्थ डिसऑर्डर जो है उनके अगेंस्ट क्या क्या प्रिवेंशन दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रिवेंशन दे रहा है, हाँ या ना? आपने कहा और बताइए सर और कौन कौन से हैं? देख एंडोमेट्रियोसिस, कौन सा बच्चे? एंडोमेट्रियोसिस, ओवर ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, इसके चांस भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्या लेने से बच्चे? ओसीपी। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं इसके चांस भी कम। क्लियर? फिब्रॉयड यूट्रस के चांस भी कम हो जाते हैं। यूट्रस में फिब्रॉयड होने के, फिब्रॉयड यूट्रस होने के चांस भी कम हो जाते हैं। क्या लेने से? ओसीपी। बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज भी कम हो जाती हैं, जो नॉन कैंसर वाली होती, नॉन मैलिग्नेंट वाली। ठीक है बेटा, मैलिग्नेंट नहीं, नॉन मैलिग्नेंट। बिनाइन ब्रेस्ट, ब्राइन ब्रेस्ट डिजीज क्या हो जाती हैं? कम। मैं फिर कह रहा हूं ब्रेस्ट कैंसर नहीं है बेटा ये, मैं इधर लिख देता हूं, ये ब्रेस्ट कैंसर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कहीं वापस मेरे पास आओ कि सर आपने बताया था ब्रेस्ट कैंसर के चांस कम हो जाते हैं, मैंने बिल्कुल नहीं बोला ब्रेस्ट कैंसर के चांस कम हो जाते हैं। मैं कहता हूं बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज के चांस कम हो जाते हैं। क्लियर है? आपने कहा और बताइए सर, फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट कम बनती है, यानी कि ओवेरियन सिस्ट बनने के चांस भी क्या हो जाते हैं? समझ में आ रहा है ना? और बहुत सारे हैं, जैसे एक लास्ट लिख लेते हैं, रूमेटॉइड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांस भी क्या हो जाते हैं? ये है बेटा कौन से? हेल्थ डिसऑर्डर जो कम हो जाते हैं क्या यूज करने से? ओसीपी यूज करने से। इनका कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज तो नहीं हो रहा है, पर बॉडी को अदर फायदे हो रहे हैं जो मैंने आपको जिक्र कर दिया। और अदर फायदों में कौन कौन सा है बेटा? सबसे पहले हमने देखा था कौन सा? इंप्रूवमेंट इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसके बाद बेटा हमने क्या देखा? प्रिवेंशन ऑफ मैलिग्नेंसी। और थर्ड हमने देखा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हेल्थ डिसऑर्डर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक जगह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बेटा वो है मिस्ड ओसीपी। अगर ओसीपी मिस्ड हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? या ओसीपी मिस्ड हो जाए या पिल्स मिस्ड हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एज ए नर्सिंग ऑफिसर बेटा मैं क्या एडवाइस दूंगा उस माँ को जो मेरे पास ये बोल के आई है कि मैंने ओसीपी लेना भूल गई, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 दिन। अगर वो एक पिल्स लेना भूली है, मिस्ड ओनली वन पिल्स, तो इफ कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट क्या है बेटा? इफ सी फॉरगेट ओनली वन पिल्स, इफ सी मिस्ड ओनली वन पिल, वो सिर्फ एक ही पिल लेना भूली है। अब बताइए सर क्या करना है? उसे एडवाइस करनी है टेक 2 पिल नेक्स्ट डे, अगले दिन 2 पिल्स ले ले एंड रिमेन द सेम शेड्यूल एज फॉलो। जो पहले था वही फॉलो करे, कुछ भी चेंज ना करे, बस अगले दिन एक काम करे, एक की जगह 2 पिल्स ले ले। क्लियर है? तो आप उससे क्या बोलोगे? एडवाइस फॉर टेकिंग 2 पिल एट नेक्स्ट डे
and follow same previous routine for rest of day। बाकी के दिन वो पुराने वाला रूल फॉलो करना है, बस एक काम करना है कि अगले दिन 2 पिल्स लेंगे अगर एक पिल मिस हुई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपने कहा ठीक है, और बाकी दिन एक एक लेनी है 21 दिन। समझ आया? आपने कहा अगर सर कंडीशन ये होती कि वो 2 या 2 से ज्यादा पिल्स भूल जाते, कंडीशन नंबर 2, मिस्ड 2 और मोर देन 2 पिल्स, मिस्ड 2 और मोर देन 2 पिल्स। अगर वो 2 या 2 से ज्यादा पिल्स भूल गए तब बेटा हमें क्या करना है, तो उसके लिए आपको एडवाइस देनी है। क्या एडवाइस? 2 पिल्स एट नेक्स्ट डे, दो अगले दिन 2 पिल्स ले ले और बाकी के सेम पिल्स ले जैसे ले रही है, प्लस अगले 7 डेज के लिए, अगले 7 डेज के लिए कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यूज करे, जैसे कॉन्डोम। अगले 7 दिन, मैंने एक लाइन बोली थी, ओसीपी का सबसे अच्छा असर 7 दिन बाद आता है। तो जब तक ओसीपी का अच्छा असर नहीं आए तब तक आप ओसीपी के भरोसे मत रहना, क्योंकि बीच में आपने साइकिल तोड़ दिया है। तो इन 7 दिनों के लिए आप कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर लेना। 7 दिन बाद ये ओसीपी दोबारा अपना काम करने लग जाएगी, फिर आप इसको बंद कर देना। किसको? सेकंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। समझ में आया जो मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने कहा ठीक है, एडवाइज टू टेक 2 पिल्स नेक्स्ट डे two pills next day and follow same previous routine। प्लस 7 days use another contraceptive method। अगले 7 दिन के लिए कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यूज करें। तो आपने कहा सर आईयूसीडी लगवा दूं? अब क्या बात कर रहे हो आप, 7 दिन के लिए आईयूसीडी लगवाओगे? तो जो 7 दिन के लिए सबसे बेस्ट कन्वीनियंट है, 7 दिन के लिए आप बेटा रोज तो करोगे नहीं इंटरकोर्स के, भाई रोज ही चांस हो रहे हैं आपके तो प्रेग्नेंट होने के। तो जब भी आप करो तब कॉन्डोम यूज कर लेना 7 दिन तक। तो आपने कहा मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि कॉन्डोम सबसे कन्वीनियंट यही सही रहेगा आपके लिए। 7 दिन तक काम में ले लेना। समझ में? ये तब करना है जब बेटा आप मिस्ड कर दो, क्या ओसीपी मिस्ड हो जाए। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, इस ओसीपी के साथ बेटा कुछ ड्रग्स के इंटरेक्शन भी होते हैं, और वो ड्रग इंटरेक्शन पाए जाते हैं इस ओसीपी के साथ। तो बेटा वो सब आपको याद रखने, आपको याद हो जाए। बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, एग्जाम में आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है।
101%। पर फिर भी आपको याद रखने हैं तो आप याद रख सकते हो, मैं आपको बता देता हूं